आज तारीख है हमारा 29 तारीख। ये हो गया हमारा 29 अक्टूबर 2025। इसमें हम लोग जेटेट का सिलेबस कर रहे हैं। जेटेट का सिलेबस में क्या चल रहा है हमारा? ज्योग्राफी चल रहा है। तो ज्योग्राफी में हम लोग देखते हैं क्या 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 करना है। तो हमारे पास में यहाँ पे लिखा है ना, उद्योग, यानी 11वां नंबर चैप्टर कर रहे हैं। 11वां नंबर चैप्टर को ही चला रहे हैं। तो आज हमारा पेज नंबर कौन सा जाएगा? 59 में जाएगा, है ना? तो ये सीधा 59 को इंटर, तो 59 आ गया। अब हम लोग देखते हैं क्या, भाग 4, यानी उद्योगों के विकास से घटक क्या क्या होता है हमारा, क्या क्या घटक है। तो सबसे पहले देखो, उद्योग का विकास निर्भर किस पे करता है? किसी भी देश का औद्योगिक विकास निर्भर है बहुत सारा कारक जो कि एक दूसरे से क्या जुड़ा है। जैसे कि प्राकृतिक कारक, मानव वाला कारक, आर्थिक कारक और राजनीतिक कारक। अब मान लो कहीं बिहार में कोई खनिज ही नहीं है, बिहार में लालू यादव खूब परेशान हो जाए उद्योग लगाने के लिए, लगेगा? नहीं लगेगा। इतना सारा कारक हमको देखना है। अब उद्योग को विकास में प्रमुख घटक में क्या देखेंगे? तो सबसे पहले देखेंगे कच्चा माल। तो कच्चा माल है वह वितरित कहाँ कहाँ पे हुआ है। जहां जहां कच्चा माल रहेगा वहीं वहीं उद्योग लगेगा। जहां कच्चा माल नहीं है वहां नहीं लगेगा। दूसरा लेबर देखते हैं, यानी श्रम शक्ति। जहां लेबर अच्छा मिल रहा है वहां उत्पादन की प्रक्रिया मजबूत चलेगी। जहां लेबर नहीं है वहां फैक्ट्री लगाकर भी कोई फायदा नहीं होगा। तीसरा पूंजी, झारखंड में बहुत अच्छा कच्चा माल है, लेबर भी है, लेकिन पैसा ही नहीं है। सारा पैसा रुंगटा वाला के पास है। तो हम तो फैक्ट्री लगा पा रहे हैं क्या? नहीं लगा पा रहे, जबकि मेरे खेत के नीचे भी सोना होगा, स्टील होगा, लेकिन पूंजी रुंगटा वाला के पास है तो वो लगा ले रहा है। तो जहां पूंजी होगा वहां उद्योग विस्तार करेगा। अगला चाहिए हमको ऊर्जा, पावर, बिजली। जहां बिजली होगी तब ना उत्पादन बढ़ेगा। फिर हमको चाहिए परिवहन और संचार। मान लो सारा माल बना ली फैक्ट्री में, अब कोई ट्रक वरक ले जाने को राजी नहीं है तो कैसे करेगा? वितरण नहीं होगा तो तुमको कमाई नहीं होगा। यानी वितरण भी चाहिए और बाजार से जुड़ने का माध्यम भी चाहिए। और लास्ट में होना चाहिए मार्केट। टाटा नोटा के स्टील मान लो कोई खरीदेगा ही नहीं, तो यह क्या करेगा इतना सारा उत्पादन करके? तो कितना सारा फैक्टर बता दिए तुमको, 6 फैक्टर बता दिए। अच्छा, जल्दी जल्दी कर लेते हैं इसको। 7वां फैक्टर क्या? सरकारी नीति। रुंगटा स्टील बना दिया, ब्रिटेन खरीदने को राजी, और मोदी का सरकार ऑर्डर ला दिया कि ब्रिटेन में आपको स्टील नहीं बेचना है। तो क्या होगा? प्रभावित हो जाएगा वह। और 8वां नंबर टेक्नोलॉजी। रुंगटा के पास में सारा मशीन आ गया है, लेकिन चलाने का कोई टेक्नीशियन ही नहीं है, टेक्नोलॉजी ही नहीं है। तो कैसे चलाएगा मशीन? जैसे हम और तुम मान लो हवाई जहाज में ले जाकर बिठा दो स्टीयरिंग में, बोले ऐसा गियर बदलो जी, बदलो गियर। हाँ। तो नहीं, तो ये तुमको 8 चीज हो गया उद्योग का। अब हम लोग देखते हैं इसको कच्चा माल। तो अभी तक हम लोग देख रहे हैं हमारा टॉपिक का क्या नाम है? उद्योग का विकास में कौन कौन फैक्टर भूमिका निभाता है। तो पहला में प्रस्तावना देख लिए। दूसरा में हम लोग उद्योग का विकास में प्रमुख घटक को देख लिए। तीसरा में हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? कच्चा माल। तो कच्चा माल का मतलब क्या है कि कच्चा माल का मतलब वैसा कच्चा माल है जहां वही उद्योग बनता है, और वो लोग उसको मॉडिफिकेशन करके क्या करता है, एक उस वस्तु में बदल देता है। जैसे लोहा का उद्योग हो गया या कोयला का उद्योग है, तो गौर से देखो, जहां जहां कच्चा माल है वहीं वहीं क्या है, उद्योग लग गया। जैसे लौह इस्पात उद्योग झारखंड में टाटा में क्यों है, सीहोर में? क्योंकि यहाँ लौह अयस्क है। कोयला जहाँ है वहीं पे खदान खोद लिया है, सीमेंट की फैक्ट्री में वही लगा दिया। चौथा पॉइंट है उद्योग को प्रभावित करने वाले कारक में श्रम शक्ति। श्रम यानी लेबर औद्योगिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण घटक है, आवश्यक है। बिना लेबर का तो फैक्ट्री लगाएगी क्या? यानी लेबर उपलब्ध होना चाहिए, और लेबर कुशल भी होना चाहिए। अब इधर मोटू मोटू हाथी को काम पे लगा दो, तेरा घर बनाएगा कि ढहा देगा? वो नहीं ना ढहाएगा। अब ऐसा मजदूर जो पतला दुबला है उसका आदमी जल्दी रख लेता है, तो जल्दी काम करेगा। और ऐसा मजदूर जिसका खूब सारा पेट निकला हुआ है उसको रखेगा जल्दी? खुद, हाँ, उसको नहीं रखेगा। तो यानी उपलब्ध भी हो और कुशल भी हो। आप देखो, श्रमिक हमारा कितने तरीके का होता है? 3 तरीके का हमारा श्रमिक है। अकुशल श्रमिक, जो कि खाली पानी वानी पिलाएगा, फाइल ला कर दिया करेगा। कुशल श्रमिक, जो मशीन का ड्राइवर वराइवर बन जाएगा, तकनीकी कार्य करेगा। और प्रशिक्षित श्रम का मतलब है जो तुमको ट्रेनिंग देगा कैसे मशीन चलाना है।
तो प्रशिक्षित श्रम में क्या कह रहा है, बेंगलोर है, पुणे है, हैदराबाद है। कुशल श्रमिक वाला में आरटी और ऑटोमोबाइल है, और जो अकुशल है वो चले जाओ ईटा भट्टा में। ब्रिक फैक्ट्री यानी ईटा भट्टा। ईटा भट्टा में काम करते हुए देखिए ना, खेत में धान में काम करते देखिए फील्ड में, या सिलाई कटाई वाला में देखो, तो चला जाओ। पूंजी में देखते हैं। अब पूंजी भी तो हमको औद्योगिकरण का वित्तीय ऋण है। बिना पैसा का न कारखाना चलेगा, न मशीन, न रिसर्च होगा, न ही मार्केटिंग। विपणन का मतलब मार्केटिंग। तो सब में क्या चाहिए, पैसा ना चाहिए तुमको। अब पैसा के लिए तुमको पैसा लाएगा कहाँ से, कहाँ से पैसा लाओगे। तो सोर्स ऑफ कैपिटल, सबसे पहले तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, यानी तुम अपना घर का पैसा लगा दो। दूसरा पब्लिक सेक्टर, ये तो पड़ोसी से मांगोगे जी आप 100 रुपये दीजिए ना, बिजनेस चल जाएगा तो हम आपको 10 रुपया ब्याज भी एक्स्ट्रा दे देंगे। हो गया पब्लिक सेक्टर। तीसरा है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी अमेरिका वाला ब्रिटेन वाला क्या किया, फॉरेन से आया, सीधा अपना पैसा तेरे बाजार में लगा दिया, तुम पे लगा दिया। और चौथा हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे नहीं तो बैंक से ले लो लोन, इंडस्ट्रियल फाइनेंस वगैरह उससे ले लो। ये भी क्लियर है। सीधा सीधा एग्जांपल देखो, मारुति और सुजुकी जो है, एफडीआई यानी कि हम इसमें जापान वाला पैसा लगाया था, कितना लगाया था, जापान वाला 49% पैसा लगाया। बचा हुआ 51% कौन लगाया है, भारत लगाया, इंडिया लगाया है। तो ये कौन किसका उदाहरण होगा, एफडीआई का उदाहरण होगा। अब अगला वाला पॉइंट क्या आएगा हमारा, ऊर्जा आएगा। तो ऊर्जा उद्योग की जीवन रेखा है। यदि ऊर्जा नहीं मिलेगा तो ना तो उद्योग चलेगा, नहीं प्रोडक्शन होगा। तो ऊर्जा हमको मिलता कहाँ कहाँ से है, तो ऊर्जा हमको कहाँ कहाँ से मिलेगा बता सकती हो। एक कोयला से मिलेगा। कोयला हमारा किसमें पारंपरिक में है, जो कि खत्म हो गया तो दोबारा नहीं आएगा, झारखंड उड़ीसा। दूसरा जल विद्युत है, जो कभी भी खत्म नहीं होगा। पानी इधर से बहेगा उधर से डैम में वापस जमा हो जाएगा। टिहरी और भाखड़ा। तीसरा परमाणु वाला, वह उन्नत प्रकार है, जैसे कलपक्कम है और तारापुर है। और अगला हमारा सौर और पवन, ये भी कभी खत्म होने वाला नहीं है, गुजरात और तमिलनाडु में। ये ऊर्जा का प्रकार में आ गया। एग्जाम्पल में देखो, तो डीवीसी जो प्लांट बनाया ना, दामोदर, है ना, ये इंडस्ट्री को क्या देता है, बिजली देता है। वेस्ट बंगाल में भी डीवीसी है, वो बिजली देगा और कारखाना की वजह से चलता है। दामोदर वैली कारपोरेशन है, दामोदर घाटी निगम बोलते हैं, दामोदर घाटी निगम। इसको हम लोग बच्चे को चिढ़ाते थे। डीवीसी का स्कूल में जब बच्चा पढ़ता था ना, तो हम लोग नहीं, डीवीसी या ये सब अपना स्कूल है, कॉलोनी है इसका। तो डीवीसी का स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा को हम लोग बोलते थे, तो तुम्हारे स्कूल का क्या नाम है, तो दाल भात और चोखा, तो लोग बोलते थे दाल भात और चोखा। बोकारो के बगल में है ये, बोकारो जिला में ही है ये। यहाँ डैम है कहीं प्रियंका, यहाँ पे तेनू घाट का डैम, एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है यहाँ पे। आप परिवहन और संचार को देखो, तो जब तेरा फैक्ट्री से माल है, ट्रक वरक नहीं डालेगी, जहाज में नहीं भाई भेजेगी, तो तेरा बाजार में पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा, तुमको कोई फायदा नहीं होगा। इसका मतलब क्या पता चला कि परिवहन हमारा सुगम होना चाहिए, तभी तो कच्चा माल फैक्ट्री में जाएगा और फैक्ट्री में बाहर निकलेगा, बाजार निकलेगा। तो उसके लिए क्या क्या होना चाहिए, उसके लिए हमको संचालन में तालमेल होना चाहिए, और उसका प्रबंधन में भी हमको कुशलता होना चाहिए। अच्छा, आवाज दे देना मनीषा। मैंने खुद तो दे दिया। तो लिया मनीषा। अब देखो, तो आधुनिक संचार भी तो होना चाहिए। जैसे कि कहाँ कहाँ ट्रांसपोर्ट का सुविधा दिया है, तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो स्वर्ण चतुर्भुज योजना है ना सड़क वाला, देखिए ना वो कनेक्ट किसको करता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता को।
उसके बाद में तुम्हारा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, यानी फास्ट ट्रांसपोर्ट फॉर गुड्स, ये एक अलग कॉरिडोर बनाया है, बहुत जल्दी माल को भेज देगा। और कुछ बंदरगाह है, कहाँ कहाँ का बंदरगाह है? मुंबई, चेन्नई, कांडला। ये सब इंडस्ट्री का बना हुआ उत्पादन पदार्थ को वापस विश्व में क्या करेगा, भेज देगा। तो ये भी पता चल गया। और क्या चाहिए हमको बताना। अब हमको चाहिए बाजार, जहाँ के तुम्हारा माल को खपा सके। तो उद्योग का अस्तित्व तभी बचेगा और वृद्धि भी तभी बचेगा जब हमको एक बाजार चाहिए जो कि स्थायी हो और बहुत बड़ा बाजार हो। भारत की विशाल जनसंख्या है और इसका आमदनी भी बढ़ रहा है। तो सारा विश्व का देश क्या करता है, भारत में आकर अपना सामान को बेचता जाता है। तो ये एक उदाहरण आ रहा है। जैसे कि सीधा सीधा एग्जांपल में देखो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में तुम गाड़ी वाड़ी सब बना रहा है भैया, तो स्कूटी कोई खरीदेगा नहीं तो कौन इंडस्ट्री टिकेगा। यानी कि मिडिल क्लास का डिमांड क्या है, स्कूटी का। और हाई क्लास का डिमांड क्या है, कार का। अच्छा, एफएमसीजी कंपनी है जैसे हल है, आईटीसी है, वो सब भी ऐसी करती है, मार्केट बना कर रखी है। अब लास्ट में हमारा है सरकारी नीति। सरकारी नीति में, सरकारी नीति ऐसा होना चाहिए जो उद्योग की संरचना करे, विदेशी को बोले कि हमारे यहाँ के पैसा लगाओ, इंडस्ट्री लगाओ, और प्रोत्साहन दे। तब ना होगा। 1991 में क्या है, उदारीकरण आया, यानी विदेशी को अनुमति दिया कि आप हमारे यहाँ आ सकते हो बाजार में। निजीकरण का मतलब सरकारी कंपनी को बेच करके प्राइवेट कर दिया। और वैश्वीकरण, यानी कि हर एक के लिए अपना दरवाजा खोल दिया। तो क्या क्या है, तो देखो पहले नीति में आ जाओ, है ना। यहाँ है वर्ष हमारा। तो औद्योगिक नीति संकल्प 1948 में बनाया गया। इसका क्या उद्देश्य था कि हमको प्रारंभिक ढांचा खड़ा करना है उद्योग का, क्योंकि ब्रिटेन तो सारा लूट के ले गया। 1956 में औद्योगिक नीति आया, जिसमें बोला गया कि नहीं, हमको सरकारी फैक्ट्री लगाना है, जिसके तहत राउरकेला में स्टील प्लांट, भिलाई, बोकारो, ये सब का क्या किया, स्थापना किया, एचईसी का। फिर 1977 में उद्योग नीति आया। बोला बहुत बड़ा बड़ा कंपनी को तो चला दिया, छोटा छोटा उद्योग बनाना है। किसका बनाना है, छोटा उद्योग। और फिर 1991 में आया, तो 1991 में आया तो बोलता है कि हम विदेशी को भी अनुमति दे देते हैं, उदारीकरण दिया, विदेशी निवेश दिया और प्रतिस्पर्धा दिया। क्लियर है ये तो नोट्स ठीक बनाए हैं ना, ज्योग्राफी वाला शॉर्ट में ठीक है, हिस्ट्री ज्यादा लंबा हो गया था। उसको आज ही भर के लिए, कल से उसको छोटा कर लेंगे। 1991 में उदारीकरण आया है, जिसमें एंट्री ऑफ प्राइवेट एंड फॉरेन प्लेयर्स, बड़े बड़े लोग आ गए, इन्फोसिस आया, हुंडई आया। 2014 में एक नया पॉलिसी लाया, मेक इन इंडिया। इसके तहत सरकार घर पे ही उद्योग बना रही है और खुद पे ही मैन्युफैक्चर कर आत्मनिर्भर होने का प्रयास कर रही है। तकनीकी विकास को हम लोग देखते हैं। बिना तकनीक का तो फैक्ट्री नहीं ना चलेगा। तो नहीं चलेगा तो आधुनिक उद्योग के लिए क्या चाहिए, अत्याधुनिक तकनीक चाहिए। जैसे ऑटोमेटिक मशीन चाहिए, रोबोट काम करे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाला काम करे, डाटा विश्लेषण हो। तो अब हमको देखते हैं, जहाँ विनिर्माण का मतलब जहाँ बनता है सामान, है ना। तो कहाँ कहाँ भैया बनता है सामान, स्वचालित उत्पादन। जैसे तुम जाओगे ना टाटा का फैक्ट्री, रोबोट में एकदम स्वचालित, इस तरह का बेल्ट होगा, नट कसेगा, असेंबल करेगा, सब कुछ करेगा, ऑटोमेटिक मशीन। मारुति या टाटा का। आईटी में जाओ तो आईटी में बहुत सारा सॉफ्टवेयर है, भारत में बनाता है और विदेश में बेचता है। वो सॉफ्टवेयर का उदाहरण कहाँ है, बेंगलुरु और हैदराबाद। उसको आईटी हब बोला जाता है। कृषि में देखो तो अब मशीन स्मार्ट आ गया है। स्मार्ट मशीन में देखो, पहले स्प्रे आदमी लोग पीठ पे थैला बांध करता था, अब ड्रोन से ना स्प्रे कर रहा है। ड्रोन से क्या कर रहा है, बोलो, स्प्रे कर रहा है। अब सामाजिक और सांस्कृतिक कारक देखते हैं, कैसे उद्योग पनपता है। जिस समाज में काम करने का कल्चर है तो वहाँ फैक्ट्री चलेगा। और जिस समाज में दारू पी के सो जाने का कल्चर है, वहाँ फैक्ट्री चलेगा क्या, नहीं चलेगा। तुम परिश्रमी हो तब उद्योग चलेगा। और तुम में अगर शिक्षा का स्तर अच्छा है तो उद्योग चलेगा। तो कोई भी उद्योग सफल होगा कि असफल होगा, वह निर्भर करता है कि वहाँ का संस्कृति कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं और वहाँ का एजुकेशन कैसा है। इसीलिए तुम टाटा जाओ तो वहाँ का एजुकेशन अच्छा मिलेगा, बोकारो जाओ तो वहाँ का एजुकेशन अच्छा मिलेगा। चाईबासा में भी ठीक है, लेकिन गांव में जाओ तो वहाँ का एजुकेशन तो कुछ नहीं मिलेगा।
अब कंबाइंड इम्पैक्ट देखते हैं, सबका असर क्या पड़ता है। तो हमको मालूम चल गया कि ये सारे घटक मिल करके सकारात्मक रूप से काम करते हैं, तब जाकर के उद्योग का विकास कैसा होता है, तीव्र होता है। कोई भी एक घटक अगर कमजोर हो जाए, विकास क्या होगा, रुक भी सकता है। ठीक है। अब निष्कर्ष में क्या पता चला, निष्कर्ष तुमको ये बताओ कि उद्योग का विकास सिर्फ संसाधन पर है क्या। उसके लिए संतुलित नीति चाहिए, कुशल श्रम चाहिए, नवाचार और आधारभूत ढांचा भी चाहिए, तभी उद्योग सफल होगा। जब उद्योग सर्व समावेशी रूप से बढ़ेगा, तब राष्ट्र की कैसी होगी, वास्तविक प्रगति होगी। अब ये सब तुम्हारे लिए होमवर्क है, कर लेना। ग्रुप में भी भेज देंगे, मौका मिलेगा तो कर लेना। उद्योग के विकास के प्रमुख कारक की सूची बनाइए। ऊर्जा और परिवहन उद्योग के विकास की रीढ़ है, इसको क्या करो, स्पष्ट करो। सरकारी नीति औद्योगिक विकास को कैसे प्रभावित करती है, बता दो। तकनीकी विकास का औद्योगिक उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी बताओ। और पूंजी और श्रम की भूमिका उदाहरण सही देकर समझाओ। तो तुम्हारा आज का चैप्टर क्या हो गया, खत्म हो गया। फिर हम लोग मिलेंगे अगला चैप्टर में। तो अगला चैप्टर पेज नंबर दिखा देते हैं, उसको हम लोग ये कर लेते हैं, रिकॉर्डिंग बंद कर दे रहे हैं।